तो आज अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक का। ठीक है, उससे पहले 1 to 5 हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि सोडियम मॉलिक्यूल है NaCl। ठीक है, तो NaCl जो हो गया अपना, इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, तो सोडियम है अपना, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो NaCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है। तो उसमें कहा गया है क्या कि NaCl मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के साथ वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बंधा हुआ है। ठीक है, और तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है और सोडियम पे क्लोरीन पे चला आता है। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर निगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस पर चला आता है, यही होता है। ठीक है, और एक बॉन्ड बना लेता है वो। ठीक है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू क्लोरीन टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन आयंस, सेपरेशन दिया गया है यहाँ पे, सेपरेशन दिया गया है इतना, सेपरेशन जो है वो 2.75 × 10⁻⁸ जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इस पर निगेटिव चार्ज आया होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका फोर्स का फॉर्मूला तो मालूम है हम लोग को, K(Q1Q2/r²। अब देखिए यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हुआ है, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ गया है, तो यहाँ भी जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और यहाँ का भी चार्ज उतना ही होगा। तो देखिए अब हम लोग F = K, तो 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दें अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखिए 2.75 दिया गया है, 2.75 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है, तो मीटर मिला है तो 10⁻10 कर देते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर दिए। अब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे। ठीक है, तो इस पर सिंप्लीफाई करने में कुछ है नहीं, यहाँ से आप 9 और इंटू 1.6 × 1.6 कर लोगे। ठीक है, और अपॉन में जो है 2.75 है, 2.75 × 2.75। अब 10 टू द पावर की वैल्यू अगर देखें यहाँ से तो 9 है और ये 19 का स्क्वायर तो 38 हो जाएगा। तो 38 से 9 चला गया तो फिर कितना रह गया 29, और 29 और ऊपर गया है 20, तो कितना रह गया 10 टू द पावर -9 रह जाएगा। और इसको आप सोल्व कर लोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाता है 3.05 × 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच। ठीक है ना, दो प्रोटॉन्स हैं, तो इन दोनों प्रोटॉन का देखो, दोनों प्रोटॉन पे चार्ज है। ठीक है, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज रहता है। ठीक है, और यहाँ पे भी उतना ही चार्ज है। ठीक है, दो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसके लिए जो फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K × इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर KQ² अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो R² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन R²। ठीक है,
तो हम लोग को इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है। पूछा गया क्या कि एफ ई अपॉन एफ जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे, तो हम लोग एफ ई लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ई की वैल्यू देखो आप कितनी लिखेंगे, के और स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना लिखा गया है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के को अगर हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, के की वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10⁹ ठीक है, और 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और अपॉन में आर स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे, जब यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई का जब साइन लाएंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है, और आर से आर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग रख लें तो ये कितनी हो जाएगी, अब देखो जब इसको हम लोग पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जी। तो जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11, और ये मास किसका रखना है, ये मास जो है दोनों मास, ये किसका मास रखना है, ये प्रोटॉन का मास रखना है। तो प्रोटॉन का मास होता है कितना, 1.67 × 10⁻27, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि दो मास है यहाँ पे, M1 M2 दोनों प्रोटॉन का मास है, ठीक है। अब हो गया बस, अब इसको कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें 9 × 1.6 × 1.6, और अपॉन में अगर देखो तो 6.67 × 1.67 × 1.67, और 10⁻ को अगर आप देखो तो देखो ऊपर में कितना है, 10⁻ में कितना है, यहाँ 9 है प्लस का, ठीक है, 19 तो माइनस का 38 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो 10⁻−11 है, तो ठीक है, तो ऊपर आएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 का स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो प्लस का होगा, और स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, 54 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसका फाइनल जो आंसर आता है निकल के, वो आता है 1.238 × 10⁻36। तो ये रेशियो हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो ये इतना आ गया, ठीक है। इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, समझ में आ रही बात, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। देखिए ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सपोज एन एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं, इस इक्वेशन से लिखे गए हैं, ठीक है। राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला एंड एप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ सी एंड के, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है अपना क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट लिखनी है सी और के की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद सेकंड इसका जो बी पोर्शन है वो करेंगे। तो ए में आते हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला दिया गया है F = C e⁻⁻KR अपॉन
आर स्क्वायर, यही है। तो देखिए, अब देखिए कहीं भी ई टू द पावर में कोई अगर कोई वैल्यू दी गई है ई टू द पावर में, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो होती है, देखिए अगर अगर कहीं भी लिखा गया है ऐसे, ठीक है ना, देखो अगर ई टू द पावर कुछ भी लिखा हो गया है एक्स है, तो ये कंप्लीट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये कंप्लीट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और ये भी जो है ये अलग से एक डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, ठीक है, और एक कंप्लीट भी जो है वो डायमेंशन लेस है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ई टू द पावर एक्स में जो x है ये भी डायमेंशन लेस है, और यहाँ पे ई टू द पावर x भी डायमेंशन लेस है। तो यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो इसको आप हटा दो तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, c अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। अब f तो अपना फोर्स है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट हो गई। और डायमेंशन लिखे तो इसका डायमेंशन होता है न्यूटन फोर्स का m/L/T-2, और यहाँ मीटर का L2, तो ये डायमेंशन निकल के आ गया कितना अपना M/L3 और T-2। तो ये अपना डायमेंशन निकल आया C का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डायमेंशन हम लोग C का निकाल लिए, और इसकी यूनिट भी हम लोग फाइंड कर लिए। यूनिट क्या होगी, ये इसकी यूनिट है, ठीक है, C की यूनिट जो है इतनी हो गई, और ये अपना डायमेंशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग, एक तो हम लोगों ने C का निकाल लिया, अब दूसरा K का निकालना है, K का। आ रही बात समझ में, दूसरा हम लोग को K का फाइंड करना है। तो K के लिए देखिए e टू द पावर, देखो हम अभी हमने बताया था क्या कि e टू द पावर माइनस KR होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी होती है ये भी जो है वो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये डायमेंशन लेस है, जो भी डायमेंशन लेस है उसको आप 1 कर लो, उसको 1 मान लो। तो माइनस KR इक्वल टू 1 कर दें तो K, अब देखो माइनस का तो कोई मतलब यहाँ से है नहीं, तो यहाँ से K इक्वल टू कितना हो गया, 1/R। R यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, देखो यहाँ पे K लिखा हुआ है फर्मी, ठीक है, फर्मी टू द पावर -1, ठीक है ना। तो यानी कि ये 1/मीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे R अगर ये डिस्टेंस है, देखो आप R डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 1/मीटर। तो इसका यूनिट जो निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है, मीटर -1। और डायमेंशन देखो, तो डायमेंशन तो मीटर -1, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा L-1। समझ में आ गया। तो ये K का यूनिट हो गया मीटर -1, और यहाँ से भी हम लोग को ये चीज़ पता लग रहा था, ठीक है, कि K जो है वो फर्मी -1 है, ठीक है। तो फर्मी जो है डिस्टेंस की यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में यहाँ पे मीटर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मीटर -1, जब जिसका मीटर -1 है तो उसका डायमेंशन L-1। आ गया समझ में। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया, इसका K का डायमेंशन और यूनिट निकाल लिए, और यहाँ पे C का डायमेंशन यूनिट निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड B पार्ट पे, ठीक है। इसका जो B पार्ट है इस पे आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका B पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसके बी पार्ट को देखिए, इसमें आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू होगा दिया हुआ, ठीक है। तो कहा गया है, देखिए बी पार्ट को अच्छे से समझिए पहले। सपोज K इक्वल टू 1 फर्मी, K की वैल्यू कितनी दी गई है, K इक्वल टू दी गई है 1 फर्मी -1, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर हम लोग फर्मी को अगर यहाँ पे अगर मीटर में लाना चाहें तो देखो 1 फर्मी का मतलब क्या कहा गया है कि 1/1 फर्मी। आ रहा है समझ में। तो ये -1 है तो नीचे आकर प्लस का 1 हो गया, और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, तो 10 टू द पावर -15 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग ऊपर लेके चले आए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -15 है, तो ऊपर आके कितना हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये आ गया अपना 10 टू द पावर प्लस का 15, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग और देखिए क्या कहा गया था क्वेश्चन में, के की वैल्यू तो हम लोग निकाल दिए। एंड द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटोन इज जस्ट बैलेंस एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ठीक है ना, जैसे दो प्रोटोन है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स है, और जो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जो इसको अट्रैक्ट किया रहता है, और इसके कारण वो बैलेंस्ड है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा रहा है वो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के इक्वल कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹, और प्रोटोन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दी गई है यहाँ पे 5 फर्मी है, तो 5 और फर्मी को मीटर में लाएंगे तो 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, इसकी वैल्यू आती है 9.216 न्यूटन। आई बात समझ में? अब यही वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो न्यूक्लियर फोर्स का ये जो फॉर्मूला दिया है CE⁻⁻⁻ KR और अपॉन R², ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब ये FN तो हम लोग को मालूम हो गया कितना है, 9 पॉइंट उसके बराबर ही है, तो 9.216 हो गया, इज इक्वल टू C, और E⁻माइनस का KR है। तो देखिए K की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, 10⁻+ का 15 है। अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस रख लिए, और 10⁻15, और R की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितना है, 5 फर्मी है, ठीक है ना। तो 5 × 10⁻⁻15, ठीक है, ये -15 है, ठीक है, और अपॉन R², तो 5 × 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर। ये देखिए, ये पूरी वैल्यू ई के पावर में ही है, ये पूरी जो वैल्यू दी गई है वो ई के पावर में है। आ रही बात समझ में? तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है सी, और ये पूरी वैल्यू जो है इसको जब हम लोग निकालते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 10⁻⁻5 अपॉन नीचे की वैल्यू जो है 5 × 10⁻⁻15 है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आ गई वैल्यू वो यहाँ से इधर तो है ही अपना 9.216 और इक्वल टू आ गया 2.69 × 10⁻26 × C। आगे बस में, तो यहाँ से अब आप C की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो ये क्या था अपना, ये जो था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और ये न्यूक्लियर फोर्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर C देखो तो ये वैल्यू को हम लोग क्या लेना है, इसके नीचे ले आना है। तो ये कितनी हो जाएगी 9.216 अपॉन 2.69 × 10⁻26। आधी बात समझ में? तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो ये लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी ये 3 टाइम्स में कुछ जाएगा तो 3.42 और 10⁻+ का 6 है 26 है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻- का 26, ठीक है ना। तो यहाँ से C की वैल्यू निकल आती है। अच्छा, इसका यूनिट तो हम लोग पिछले में निकाल चुके थे, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये इसके यूनिट हो गए। तो ये C का वैल्यू निकल आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो इसको दोबारा से आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, 3 इक्वल चार्ज, ठीक है, 3 इक्वल चार्ज ये दिया गया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ 3 कॉर्नर ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट टू। तो सबसे पहले इक्वलेटरल एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक इक्वलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे चार्ज है और एक इस कॉर्नर पे चार्ज है, ठीक है। तीनों चार्ज जो है इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो अभी हम लोग क्यू ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, क्यू ले लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए तीनों इक्वल चार्ज है, तो दो सब सेम नेचर का चार्ज है, तो ये फोर्स मान लेते हैं कि इस पे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, तो ये फोर्स इस फोर्स पे कैसा ये चार्ज इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सन का ही फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज किधर मूव करना चाहिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम लोग ये देखें तो ये जो फोर्स लगेगा इस पे, ये बाहर के डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, आ रही बात समझ में, और इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर है, और डिस्टेंस जो है, देखो ये चार्ज और ये चार्ज की जो वैल्यू है वही ये चार्ज और ये चार्ज की वैल्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। तो अगर ये फोर्स जो है, अगर मान लो कि ये फोर्स F1 है, तो ये भी फोर्स कितना हो जाएगा, F1 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले F1 फोर्स निकालते हैं कि F1 फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो F1 का फॉर्मूला हम लोग लिखें तो K यानी कि 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, तो देखो तो Q दिया हुआ है कितना 2 × 10⁻⁻6, और दूसरा भी चार्ज उतना ही है तो इसका स्क्वायर कर दिए, और अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻2 कर दे तो ये मीटर में आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिए। अच्छा अब देखें तो यहाँ पे देखो आप 9 और 2 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया ऊपर 4 अपॉन नीचे में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 × 10⁻, में देखो यहाँ पे कितना है 9 है प्लस का 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 12, और ये ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ गया, तो 9 और 4 13 और ये 12, तो 10 रह जाएगा यहाँ पे, तो हो गया 9 × 4 × 10 अपॉन 25। आ रही बात समझ में, ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो गया 100 नीचे हो जाएगा, तो देखो 9 4 जा 36 और 36 4 जा हो गया 144, ठीक है, ठीक है, और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये इतना न्यूटन का फोर्स आ गया, तो ये एक फोर्स है। अब हम लोग को फोर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मालूम है निकालने का, तो ये जो नेट फोर्स होगा, ये देखो दोनों इक्वल अमाउंट का फोर्स है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऊपर का भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये जो नेट फोर्स होगा इसके बीच से ही जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग को रिजल्टेंट का फॉर्मूला मालूम है, एफ रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है √F1 का स्क्वायर, और देखो दोनों फोर्स F1 ही है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो cos 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ से देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो F1 स्क्वायर ये भी F1 स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 3F1 स्क्वायर, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं √3F1, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, देखो जो रिजल्टेंट फोर्स अपना आ रहा है वो कितना हो रहा है √3, और F1 की वैल्यू हम लोग को मालूम है कितनी है 14.4, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है वो कुछ निकल के आ जाती है, ये वैल्यू निकल के आ जाती है लगभग 24.3
94 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, आसान क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल है और उसमें स्क्वायर है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 इक्वल चार्ज की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ईच आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर है, साइड 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट 3। ठीक है, रेस्ट 3 के कारण 1 पे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको, एक स्क्वायर पहले बना लें। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, तीसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है और चौथा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। मान लें कि इसी पे हम लोग निकालते हैं, इस वाले चार्ज पे निकालते हैं। तो देखिए आप, तो देखिए ये चार्ज इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस चार्ज का के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सब सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्सन का ही फोर्स लगेगा। ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा कहीं, ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, अब देखो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 है और इसकी भी 5 ही है, और ये चार्ज का अमाउंट, ये चार्ज का अमाउंट और ये चार्ज का अमाउंट तीनों इक्वल ही है। तो अगर इधर फोर्स अगर कोई F1 लग रहा है तो ऊपर भी फोर्स लगेगा वो F1 ही लगेगा। ये फोर्स चेंज हो जाएगा, ये F2 इसलिए ताकि ये डिस्टेंस अलग है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 5 और 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 बाहर निकला है तो 5√2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5√2। ठीक है, तो F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप देखो तो F1 फोर्स कितना आएगा, F1 इज इक्वल टू होगा K, अभी Q ले लेते हैं चार्ज को, तो KQ स्क्वायर अपॉन इस डिस्टेंस को हम लोग मान लो कि R ले लेते हैं, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये F1 है और ये F1 है और दोनों कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इसी के बीच से जाएगा ऐसे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट अगर निकालें, ठीक है, तो F1 का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, F1 दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2√2 F1। आ रही बात समझ में, और F1 की वैल्यू हम लोग को मालूम है इतनी है, कोई दिक्कत नहीं, तो अंडर रूट 2 F1 हो गया। अब ये जो F2 है तो F2 कितना हो जाएगा, तो F2 आप देखो तो F2 की वैल्यू हो जाएगी K, अब Q और Q है तो Q स्क्वायर और अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, या 5 नहीं, इसको इस डिस्टेंस को हम लोग R ले लेते हैं, तो R√2 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R√2। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको R√2 ही रखें
ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन को आसान करना चाह रहे हैं, बस इसलिए अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया √2r, और इसका स्क्वायर कर दें तो KQ² अपॉन 2r² हो गया F2 की वैल्यू। अब देखो हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में और F2 भी इसी डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होगा F नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी कि √2F1 और प्लस, अच्छा √2F1 को हम लोग √2 और F1 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, कितनी है KQ² अपॉन r², ठीक है, और प्लस F2, तो F2 कितनी हो गई KQ² अपॉन 2r²। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग को बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो थोड़ा स्पेस बना ले, इसको आप लोग नोट कर लो पहले। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से जो F नेट निकल के आ रहा है, F नेट वो कितना निकल के आ रहा है, तो देखो KQ² अपॉन r² तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से KQ² अपॉन r² ले लिए, और यहाँ क्या है √2 और प्लस का 1/2। ठीक है, अब देखो K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अब यहाँ पे सब वैल्यू रखते हैं हम लोग, Q² की वैल्यू आप देखो तो Q कितना दिया 2 × 10⁻6 का स्क्वायर कर दें, तो 2 × 10⁻6 का स्क्वायर कर दें, और अपॉन में r² है, r कितना था 5 सेंटीमीटर था, तो 5 × 10⁻², ठीक है 5 × 10⁻², और इसका स्क्वायर कर दें, और इनटू ये देखो अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो √2 और प्लस 1/2, यही है √2 और प्लस 1/2, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और प्लस 2 की वैल्यू होती है 0.5। ठीक है, तो अब ये वैल्यू देखो आप 9 × 10⁻9 और इंटू ये 4 × 10⁻12 अपॉन 25 × 10⁻4, और इंटू ये देखो 1.4 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू 1.91 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 9 4 जा 36, देखो अभी हम लोग ऐसा ही कैलकुलेशन किए थे। ठीक है, तो 9 × 4 अपॉन 25 और इंटू 10⁻1, यानी कि 9 और देखो 9 और 4 13 और -12, तो 10 रह जाएगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई थी, अभी हम लोग देखे थे 14.4। ठीक है ना, तो ये 14.4 हो जाएगी। तो अब देखो तो इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई कितने से करना रहेगा, यहाँ पे ये वैल्यू जो निकल के आई है 1.91 से, अब ये हो गया कितना, देखो अब ये वैल्यू निकल के आ गई कितनी 14.4 और इंटू 1.91, तो पूरा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 27.5 न्यूटन। हमारी बात समझ में? तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा जो ऐसे में अपना स्क्वायर था, तो इस पर जो इस चार्ज के कारण जो फोर्स इधर लग रहा था, इसके कारण फोर्स इधर लग रहा था, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी बीच से जाएगा, इससे 45 डिग्री के एंगल पे, और इन दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही होगा, इन दोनों का नेट फोर्स इधर होगा, तो टोटल रिजल्टेंट जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पे होगा, और उस फोर्स की वैल्यू 27.5 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज लास्ट क्लास है, आज लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे एससी वर्मा के। ठीक है, जो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक एक करके, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हम लोग को एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बने।